दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि देश में कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई राज्य इसकी चपेट में हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक H3N2 वायरस बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर रहा है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का फिर से पालन करने का समय आ गया है। जी हाँ, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और महामारी के दौरान बनाए गए अन्य सभी नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है। इस संबंध में डॉक्टरों का कहना है कि राज्य में मामले बढ़ रहे हैं, जहां कई बच्चे और फिर बुजुर्ग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का कारण यह है कि वे अवस्थ होने पर भी खेलते रहते हैं, इसीलिए कई बार माता पिता भी शुरुआती दौर में अनदेखा कर देते हैं और फिर संक्रमण अधिक होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए उन्हें ICU में ले जाना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी है। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और फिर इतने ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है। ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को कथित तौर पर उपहार में दी गई या फिर बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट यानी कि इंटर का रिजल्ट 16 मार्च को जारी होने की जानकारी दी जा रही है। जी हाँ, आखिर इसमें सच्चाई कितना है? क्या सच में 16 मार्च को बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जारी होगा? चलिए बात करते हैं विस्तार से, इसकी सच्चाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सभी बोर्ड्स यानी कि पूरे देश में जितने भी बोर्ड हैं उनमें से बिहार बोर्ड परीक्षा के नतीजे रिजल्ट सबसे पहले जारी करते हैं। इसी क्रम में BSEB 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। इस बीच कुछ शरारती तत्व एक्टिव हो गए हैं और बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे को लेकर के फेक मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे आज यानी कि 16 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर में 3 बजे रिलीज किया जाएगा। छात्र इस बात पर गौर करें कि ये मैसेज गलत है, फेक है, इसे सच ना माने। जब बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी होने की तारीख के विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दोस्तों बात करेंगे कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू हो गया है। यह इसे लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। यह स्वास्थ्य विभाग ने इस रेगुलेशन के लागू होने की जानकारी पटना उच्च न्यायालय को दी है। यह इसके लागू होते ही अब बिहार में फार्म क्लिनिक खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस क्लिनिक के खुलने से दवाखानों में विक्रेता दवाओं की जानकारी देने पर शुल्क वसूल सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि इस हफ्ते खुदरा महंगाई दर और फिर होलसेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, जिसके मुताबिक महंगाई दर में कमी आई है तो खाद्य महंगाई दर भी घटी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि दूध की महंगाई जो महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। जब बीते एक साल में दूध के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी आ चुकी है और फिर खुदरा होलसेल महंगाई दर के आंकड़े भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। फरवरी 2023 के खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 10% के करीब 9.65% पर जा पहुंची है। दूध की महंगाई पर नजर डालें तो फिर अमूल ताजा का जो 2 लीटर का पैक 30 जून 2021 को 88 रुपये प्रति 2 लीटर में मिल रहा था, वह अब 108 रुपये में मिल रहा है, यानी कि 23 रुपये महंगा। जहाँ अमूल के भैंस का दूध 30 जून 2021 को 59 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा था, वह 19% महंगा यानी कि 70 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। जहाँ अमूल के गाय का दूध 1.5 साल पहले 47 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, जो अब 56 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है, यानी कि करीब 20% महंगा हुआ है। जहाँ एक साल में मदर डेयरी और फिर अमूल 5 बार दूध के दाम बढ़ा चुके हैं।
दोस्तों खबर किशनगंज से है, जहां भारत नेपाल सीमा इलाके में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। बताया जा रहा है कि नेपाल से आए हाथियों ने इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, या साथ ही मक्के की खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला किशनगंज के टेरागाछ प्रखंड का बताया जा रहा है, जहाँ में हाथियों के झुंड ने जमकर के इलाके में उत्पात मचाया है। जब बेरिया गाँव में नेपाली हाथियों के डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दूं कि मंगलवार को नेपाल से आए हाथियों ने गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, या साथ ही मक्के की खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दूं कि इससे पहले हाथियों का प्रकोप सिर्फ दगलबैंक प्रखंड में ही सीमित था, लेकिन दायरा बढ़ाते हुए अब हाथी टेरागाछ भी पहुंच चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण बताया है कि 3 हाथी नेपाल से आए हैं और फिर अहले सुबह से ही उत्पात मचाया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने मामले को लेकर के कहा कि हाथियों के द्वारा लगातार उत्पात मचाया जा रहा है, जो कि चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में अभी तक हाथियों ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों बात करेंगे कि हम सब बोतल में पानी पीते हैं। जब इस बोतल को कई लोग सप्ताह में 1 बार तो कुछ सप्ताह में 2 से 3 बार धोते हैं। इन बोतलों के खंगालने भरे से ही हम सोच लेते हैं कि ये साफ़ हो गया है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये पानी की बोतलें जानलेवा भी हो सकती है। जब एक रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिसर्च में यानी कि स्टडी में कहा गया है कि बार बार उपयोग होने वाली पानी की बोतलें काफ़ी खतरनाक है। यह न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार न्यू अमेरिका में स्थित waterfilterguru.com के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक रिसर्च में पाया है कि बार बार उपयोग होने वाली पानी की बोतलों में औसत टॉयलेट सीट की तुलना में लगभग 40,000 गुना अधिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यानी कि एक टॉयलेट सीट में जितना बैक्टीरिया होता है उससे 40,000 गुना अधिक एक पानी की बोतल में होता है, जो आप पानी पीते हैं जिस बोतल में। जी हाँ, उस बोतल में 40,000 गुना बैक्टीरिया होता है। तो सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। जब रिसर्चकर्ताओं की टीम ने टोटी की ढक्कन, पानी की बोतलों के ढक्कन समेत अलग अलग ढक्कनों को 3 बार साफ किया है। इस दौरान इनमें 2 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। रिसर्चकर्ताओं ने बताया है कि बार बार उपयोग की जाने वाली पानी की बोतलों में मौजूद बैक्टीरिया इतने खतरनाक है कि ये मानव के शरीर में ऐसी क्षमता पैदा कर सकते हैं जिसके बाद मानव शरीर पर किसी भी एंटीबायोटिक दवाओं का किसी तरीके का असर नहीं होगा। रिसर्चकर्ताओं ने बताया है कि कई बैक्टीरिया ऐसे भी मिले हैं जिससे आंत की बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा रिसर्चकर्ताओं ने बोतलों की सफाई की घरेलू वस्तुओं से तुलना की है और कहा कि उनमें रसोई की सिंक से 2 गुने कीटाणु होते हैं। एक कंप्यूटर माउस पर मौजूद बैक्टीरिया की तुलना में इसमें 4 गुना और एक पालतू जानवर के पानी पीने के कटोरे से 14 गुना अधिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बार बार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं और वह बोतल आप कभी कभार धोते हैं, तो फिर आप सावधान हो जाए, नहीं तो फिर आपको एक दिन बहुत ही भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक किसान ने कमाल कर दिया है। इस किसान को कुछ न कुछ नया करने की ललक रहती है। यूट्यूब देखते थे, जब वहीं से ब्लैक पोटैटो यानी कि काले आलू के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद क्या था, किसान आशीष ने अमेरिका से ब्लैक पोटैटो का बीज मंगा लिया। अब उन्होंने काला आलू उगा भी दिया है। जब बिहार के गया के रहने वाले किसान आशीष सिंह ने यह पहल की थी, उन्होंने अमेरिका से ब्लैक पोटैटो का बीज मंगाया और 14 किलो बीज के खेती शुरू कर दी। किसान आशीष ने टिकारी प्रखंड के गुलडियाचक गांव में ब्लैक पोटैटो यानी कि काले आलू के बीज लगाए थे। 10 नवंबर को आशीष ने बीज रोपाई की थी और 120 दिन बाद यानी कि 13 मार्च को फसल की हार्वेस्टिंग की गई। किसान आशीष की पहली फसल के रूप में 120 किलो आलू का उत्पादन हुआ है। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि 200 किलो आलू पैदा होगा, लेकिन मौसम का असर पड़ा और फिर फसल थोड़ा कम रहा। आमतौर पर ब्लैक पोटैटो की खेती अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र एंडीज में होती है। अब बिहार में भी इसकी फसल उग गई है। किसान आशीष इस पहल को देख करके अन्य किसान भी काला आलू लगाने की योजना बना रहे हैं। अन्य राज्यों से भी इसकी डिमांड आ रही है। आशीष ने जब बीज मंगाया था तो फिर उसकी 1500 रुपये प्रति किलो थी। आशीष ने करीब 1 कट्ठा जमीन में इसे लगाया। अब जो फसल हुई है आशीष उसे दूसरे किसानों को भी बेच रहे हैं। उन्होंने 300 से 500 रुपये किलो के बीज बेचने का फैसला किया है। दोस्तों अगर आप भी सरकार से फ्री राशन लेते हैं तो फिर मोदी सरकार ने राशन वितरण के नियम में बदलाव किया है।
इस बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अगली बार जब राशन लेने जाएं तो फिर आपको नए नियम से जुड़ी हुई जानकारी हो सके। जब केंद्र सरकार ने महिलाओं और फिर बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए देश भर के राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री फोर्टिफाइड चावल मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सभी राज्यों के राशन वितरण केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दूं कि फोर्टिफाइड चावल को खाने वालों को भरपूर मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिल सकेगा। पोषण तत्वों से भरपूर ये चावल स्वाद में साधारण चावल की तरह ही है। इसके पकाने का तरीका भी पारंपरिक ही है। इस चावल में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दरअसल सरकार का फोकस कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराना है। दोस्तों, बात करेंगे कि एक पति की 2 पत्नियां हैं। पति 3 दिन एक पत्नी के साथ रहने वाला है, जबकि अगले 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। संडे को पति की छुट्टी है, जब वह अपनी मर्जी से किसी भी पत्नी के साथ रह पाएगा। चौंक गए ना? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। ये कहानी बिहार के तो नहीं है, ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पति का कुछ इसी तरीके से बंटवारा हुआ है। इतना ही नहीं, उसकी तनख्वाह को भी बांट दिया गया था। आपको बता दें कि यह केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। बताया गया है कि यहाँ का निवासी एक युवक हरियाणा की मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्य करता है। साल 2018 में उसका विवाह हुआ था, जिसके बाद 2020 में देश भर में लॉकडाउन भी लग गया था। इतना ही नहीं, युवक अपनी पत्नी को ग्वालियर में उसके मायके में छोड़ करके वापस हरियाणा आ गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसी बीच ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली लड़की के साथ उसके प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। युवक की पत्नी ने इल्जाम लगाया था कि वह ग्वालियर नहीं आता है और न ही उसे खर्चा देता है। इस पर महिला ने ग्वालियर में फैमिली कोर्ट की शरण ली, यानी कि कोर्ट के पास पहुंच गई। कोर्ट ने पति पत्नी की काउंसलिंग के निर्देश जारी किए, जहां सामने आया है कि युवक ने हरियाणा में भी दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है। काउंसलर ने पति पत्नी को समझाया। इस पर सभी पक्षों को बैठा करके वार्ता भी किया। तय हुआ है कि पति का बंटवारा कर देना चाहिए। इस पर सभी पक्षों ने तय किया है कि पति हफ्ते के पहले 3 दिन पहली पत्नी के साथ बिताएगा, अगले 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ बिताएगा। जी हाँ, जबकि रविवार को पति की छुट्टी रहेगी। वह रविवार के दिन किसी के साथ भी रह सकेगा, वह पति की मर्जी। जब ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश में ये केस चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि अपनी शादी में फिल्म का डायलॉग बोलना एक दूल्हा को काफी महंगा पड़ गया। जब डायलॉग सुनते ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद तो फिर बवाल ही मच गया। जब लड़की वालों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। जब मौके पर पहुंची पुलिस दूल्हे को लेकर के थाने चली गई। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों को शादी में हुए खर्च को लड़के वालों से दिलवाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के थाना कोपागंज क्षेत्र के कोस्तपुरा मोहल्ले में आजमगढ़ जनपद के फुलपुर तहसील क्षेत्र के बटूपाड़ी से बारात आई थी। जब सब कुछ तय समय के अनुसार हो रहा था, जब जयमाला की बारी आई तो फिर दूल्हे ने स्टेज पर फिल्मी स्टाइल में एंट्री ली और डायलॉग बोलने लगा। जब दूल्हे ने कहा कि आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, मैं लड़की की मांग भर करके उसे यहाँ से लेकर के जाऊँगा। डायलॉग तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन डायलॉग के साथ ही दूल्हे की हरकतें देख करके दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस भी बुलानी पड़ी। शादी में मौजूद लड़की के चाचा ने बताया है कि लड़के ने रस्म के दौरान जयमाला को हाथ नहीं लगाया। जहाँ उसकी हरकतों को देख करके पहले लोगों ने सोचा है कि वह बीमार होगा। जहाँ इस पर उसे पानी पिलाया गया और फिर समझाया गया, लेकिन वे समझने के बजाय गालियां देने लगे, जिसकी वजह से लड़की अपनी मूड में आ गई और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर लड़की वालों को पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस लड़का को उठा करके लेकर चले गए। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शादी रेचल से हुई है। जहाँ उन्होंने दिसंबर 2021 में दिल्ली की रेचल से शादी रचाई। तेजस्वी और रेचल दोनों एक दूसरे को 6 साल से जानते थे और फिर पुराने दोस्त हैं। जब रेचल हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती है और फिर वे बचपन से ही दिल्ली में रहती थी। तेजस्वी यादव और रेचल ने नई दिल्ली के RK पुरम में DPS स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है। शादी के बाद रेचल ने अपना नाम राजश्री यादव रख लिया। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव शादी से पहले एक
एयर होस्टेस के रूप में काम करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बताई गई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक राजश्री शादी से पहले एक विमान क्षेत्र में केबिन क्रू सदस्य के रूप में भी काम करती थी। राजश्री मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है, जहां उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी की दुल्हनिया राजश्री यादव गर्भवती है और फिर वे काफ़ी समय से दिल्ली में ही है। जब कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव उनसे मिलने दिल्ली गए थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में ही राजश्री यादव की डिलीवरी होने वाली है। तेजस्वी यादव और राजश्री दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और फिर दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। दोनों की स्कूल की दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों 8 दिसंबर 2021 को शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, AIMIM को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, पूर्णिया में एक कार्यक्रम में पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। आपको बता दें कि पूर्णिया के टाउन हॉल में जन अधिकार पार्टी के छात्र का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी पहुंचे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि ओवैसी एक बार फिर से सीमांचल की धरती पर सीमांचल के लोगों को सेंटिमेंटल के रूप में बरगलाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं हर व्यक्ति जानता है। चुनाव जीत कर जाने के 4 साल बाद उन्हें एक बार फिर से चुनाव के समय सीमांचल याद आई है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में ट्रेन के लिए आपने कितने बार सदन में आवाज़ उठाई, सीमांचल में फैक्ट्री खुले, सीमांचल के लोग पलायन कर रहे हैं, इसको लेकर के आपने कितनी बार आवाज़ उठाई है। सिर्फ सेंटिमेंट को भड़का करके वोट हासिल करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर भी सीमांचल के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया है। जहाँ पप्पू यादव ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले हैं, जिससे लोगों की सेंटिमेंटल हर्ट होती है और जिससे उन्हें एक तबका का वोट मिलता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। जहाँ उन्हें 2020 विधानसभा चुनाव में जरूर 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव एक लहर थी, CAA NRC की लहर थी, लेकिन अब 2025 विधानसभा चुनाव या फिर 2024 लोकसभा चुनाव में कोई भी लहर नहीं है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जान ले कि अब सीमांचल में ओवैसी का कोई भी दाल नहीं गलने वाली है। सीमांचल के हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होकर के उन्हीं पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी हक की बात, जन की बात करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी और AIMIM दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों पार्टी दो समुदाय के सेंटिमेंटल को हर्ट करते हैं और उस हर्ट की वजह से उन्हें वोट हासिल करते हैं। लेकिन अब इन दोनों की दाल नहीं गलने वाली है। जब सीमांचल में भाईचारा एकता सदियों से आता रहा है और सदियों से सीमांचल में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार में जल उपलब्धता का दस्तावेज तैयार करने की जरूरत है। जल्द ही सरकार इस दिशा में कारगर कदम उठाएगी। इस तरह के दस्तावेज में बिहार में उपलब्ध पानी का ब्यौरा दर्ज होगा। दरअसल क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बन रही परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी हो गया है। क्लाइमेट चेंज भविष्य की बड़ी चुनौती है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया है कि बिहार निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज की जद में है। हमारे पास अब अतिरिक्त पानी नहीं बचा है, यानी कि हमारे पास बिहार में पानी ज़्यादा नहीं बचा है, इसके लिए उसको बेहतर जल प्रबंधन की रणनीति बनाई जा रही है। यह सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बन रही परिस्थितियों पर नियंत्रण के लिए ही जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चालू किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव उनके परिवार पर हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले मामले में लालू यादव को पुख्ता सबूतों के आधार पर सजा हुई, जहां उनके ना झुकने वाले बयान धरे के धरे रह गए। वहीं पर तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वे तो बिना झुके ही चार्ज स्टेड हैं, जहां उन्हें भी जमानत लेनी पड़ी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के लालू परिवार पर हमला बोलते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। चोरी सीना जोड़ी वाले बयानों से जांच नहीं प्रभावित होती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद भी जांच एजेंसियों के आगे न झुकने के दम भी बयान देते रहे हैं, लेकिन चारा घोटाले के सभी 5 मामले में दोषी पाए गए। भ्रष्टाचार के ठोस सबूतों ने लालू प्रसाद को ऐसा झुका दिया कि जेल गए, मुखिया का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि IRCTC घोटाले में जो लोग आरोपी है उसके बिना झुके ही प्राथमिकी दर्ज हुई है। आरोप पत्र दायर हुआ, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें जमानत लेनी पड़ी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब पुराने दर्रे से चली आ रही व्यवस्था सुधारने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कवायद शुरू कर दी है। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदन की बैठक में आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दरअसल मंगलवार को विधान परिषद में दिलीप कुमार सिंह के ध्यान आकर्षण के जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि आगामी दिनों में जल्द ही बिहार के सभी जिलों में हर साधन सुविधा के पूर्ण मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के 23 जिलों में वर्तमान में 24 मेडिकल कॉलेज हैं, जहां इन सभी मेडिकल कॉलेज में से 9 कॉलेज संचालित है और फिर अन्य 15 कॉलेजों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से स्वास्थ्य मंत्री के पद पर जिम्मेदारी संभाली है तब से लेकर के अब तक एक ही प्रयास है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। हमारा प्रयास है कि समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मुहैया हो सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार इस योजना पर काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके सभी को चरवाहा बना दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में सरकारी स्कूल और फिर कॉलेज नाम के लिए चल रहे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं है। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान सारण के एक माह में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में लोगों को कुछ और समझ में आता हो या ना हो, लेकिन राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। जहां भी 4 आदमी बैठ जाते हैं वहां दिन रात राजनीति ही की बात करते हैं, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं है। यह देश तभी मजबूत होगा जब आप अपनी और फिर अपने बच्चों की चिंता करेंगे। जो अपनी चिंता नहीं कर रहा है वह देश की क्या चिंता करेगा। राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट आप देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। यदि बिहार अनपढ़ रहेगा तो फिर उससे देश कमजोर होगा या फिर मजबूत होगा। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने राज्य में चरवाहा स्कूल खोले थे और नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके सबको चरवाहा बना दिया है। स्कूल कॉलेज बिहार में नाम के चल रहे हैं, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रही है। जब बिहार की हालात इसीलिए ख़राब है क्योंकि एक आदमी चरवाहा स्कूल खोल रहा था और एक चरवाहा बना रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा में कोचिंग जा रही बीए की छात्रा रास्ते से गायब हो गई। इस घटना को लेकर के आक्रोशित परिवार वाले और फिर स्थानीय लोगों ने रोड जाम करके उग्र प्रदर्शन किया। जाम तकरीबन 5 घंटे तक लगा रहा, जहां उसके बाद सदर थाने की पुलिस ने पहुंच करके आक्रोशित लोगों को समझा बुझा करके जाम को हटवाया और फिर आवागमन को चालू करवाया। इस घटना को लेकर के छात्र काजल कुमारी के चाचा ने की माने तो लड़की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अपने घर रहुआ मनी से साइकिल से पढ़ने सहरसा कोचिंग जा रही थी, लेकिन काजल कुमारी कोचिंग नहीं पहुंची। इसकी सूचना कोचिंग के संचालक के द्वारा हम लोगों को दी गई। सूचना मिलने के बाद जब हम लोगों ने खोजबीन की तो फिर पता चला है कि रहुआ नहर के पास उसको अगवा कर लिया गया है और फिर जिस साइकिल से कोचिंग जा रही थी वह साइकिल रोड के किनारे फेंका हुआ था। इसके बाद सदर थाना की पुलिस को फ़ोन पर सूचना दी गई, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक सदर थाना की पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद आक्रोशित परिवार वाले और फिर स्थानीय लोगों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया और लड़की के सकुशल बरामदगी की मांग की गई। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस गुट के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि पारस गुट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के एकजुट होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पारस गुट के लोग लगातार ये कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उगता है, लेकिन वे एक नहीं होंगे। ऐसे में वे इस पर क्या कहें। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वहां पर कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब है। चिराग पासवान ने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की और फिर वहां केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। यहाँ बिहार में चिराग पासवान राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चिराग पासवान का आरोप है कि बिहार सरकार दलितों और फिर महादलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने में असफल है और नीतीश कुमार सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब चाहकर भी अपनी अपराधियों पर नकेल नहीं कस सकते। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा कि उसके आड़ में कई लोगों की हत्या की जा रही है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने नागालैंड में पार्टी को मिली जीत पर कहा है कि उसकी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने आने वाले दिनों में कर्नाटक और फिर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चल रहा है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सदन में हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायक अलग अलग मुद्दों को उठा करके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसको लेकर के सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। कल भी सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके निकल गए। जब बीजेपी ने आरजेडी के विधायकों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी की विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और सदन में सवाल पूछने पर बीजेपी विधायकों को धमकाते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी विधायक ने सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। आसन की तरफ से समय पर इस मांग को उठाने का आदेश दिया गया। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर ये खबर बहुत ही आपके लिए जरूरी है, जब बहुत ही काम की है, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो फिर अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपको अपने आधार कार्ड के साथ एक काम करना होगा और वो काम क्या है हम आपको अभी बताएंगे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आधार कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल काम होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जब बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर के किसी भी सरकारी स्कीम को हासिल करने तक हर काम के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। ऐसे में आधार कार्ड पर दी गई जानकारी पूरी तरीके से सटीक होनी चाहिए। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आधार फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार यूजर्स को हर 10 साल में अपने आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने के लिए कहती है। यह सरकार ने अब आधार कार्ड के लिए गाइडलाइंस लागू कर दिया है। इसके मुताबिक अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो फिर अब आपको इसे अपडेट करना होगा ही। अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है और अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकती है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आधार कार्ड को अपडेट कहां पर करें। तो आपको बता दूं कि UIDAI के मुताबिक आप सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि और फिर बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस और फिर फोटोग्राफ जैसे अन्य जानकारियां नज़दीक के आधार नॉमिनेशन सेंटर पर अपडेट किया जा सकता है। यानी कि आपके नज़दीकी में जो भी आधार केंद्र है वहां जाकर के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना नहीं है तो फिर आपको अपडेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 10 साल पुराना हो चुका है तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना ही होगा। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। दोस्तों बात करेंगे कि विधानसभा की कार्रवाई से बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के खिलाफ बीजेपी के सभी विधायक सदन के बाहर धरना पर बैठ गए। बीजेपी ने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा बीजेपी का कोई भी विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। बीजेपी के इस फैसले पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत से ही बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाह रही है। जहां इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब सदन में आरजेडी विपक्ष की भूमिका में होती थी तो उस वक्त आरजेडी विधायकों को दूर की बात है, नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बीजेपी के विधायक सदन के भीतर खुद माइक तोड़ रहे हैं और बाहर आकर के धरना भी दे रहे हैं। जो कुछ भी बात है बीजेपी विधायकों को सदन के भीतर आकर के कहना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा है कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए बीजेपी के विधायक पिछले कुछ दिनों से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि मौसम के जानकार इस साल जमकर के गर्मी पड़ने की आशंका जता रहे हैं। जी हाँ, मार्च से मई महीने के बीच भयंकर लू चल सकती है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए खास योजना भी तैयार की है। साथ ही बिहार के सभी अस्पतालों को अलर्ट करते हुए लू से निपटने की तैयारी शुरू करने और फिर जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को लू से बचाव के उपाय के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। यह विभाग ने कहा है कि गर्म हवाओं, लू के दौरान बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती और फिर धात्री महिलाओं के साथ ही पूर्वों से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की सुरक्षा को लेकर के अभी से ही तैयारी शुरू कर लें। लू लगने पर अधिक पसीना, तेज गति से सांस चलना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, तेज बुखार आ जाया करता है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को प्रशासनिक समुदाय और फिर स्वास्थ्य संस्थानों के स्तर पर जागरूक किया जाए। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से लोगों के फायदे के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। जिन स्कीम के जरिए लोगों को कई फायदे उपलब्ध करवाए जाते हैं, वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए भी कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम के जरिए किसानों को भी काफ़ी फायदा मुहैया कराया जा रहा है।
तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही स्कीम के बारे में जिससे किसानों को काफ़ी फायदा मिलता है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को काफ़ी लाभ उपलब्ध करवाए जाते हैं। साल 2016 में किसानों को सस्ती फसल बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक फायदा मुहैया करवाती है। इस योजना से किसानों को फसल खराब होने या फिर प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जहां खाद और फिर तिलहन फसलें और बागवानी और फिर वाणिज्यिक फसलें इस योजना के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत भारत में किसानों को सस्ती फसल बीमा प्रदान की जाती है। किसान PMFBY के तहत मामूली प्रीमियम का भुगतान करते हैं और फिर बचे हुए बीमा लागत केंद्र और फिर राज्य सरकार के जरिए वहन की जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त भी किसानों के बैंक खाते में आ चुकी है। जहां 13वीं किस्त के 16,800 करोड़ रुपए 8 करोड़ 2 लाख किसानों को मिले हैं। लेकिन योजना से जुड़े कुछ किसानों के बैंक खाते में 13वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं। इसकी एक वजह किसानों द्वारा अपने PM किसान खाते की KYC नहीं करना है। सरकार ने KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना सरकार किसानों के बैंक खाते अकाउंट में पैसे नहीं भेजेगी। PM किसान योजना के लिए KYC कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर भी बहुत से किसानों ने ये जरूरी कार्य नहीं निपटाया है। सरकार के पास ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी हाँ, योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और KYC को जरूरी किया है। किसान घर बैठे अपने स्मार्टफोन से मिनटों में ये काम कर सकते हैं, यानी कि आप मिनटों में KYC कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी KYC करवा सकते हैं। अगर किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो फिर वे घर बैठे ही PM किसान खाते की KYC कर सकता है। मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगी, जिससे KYC प्रक्रिया पूरी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की किशनगंज में कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही उत्तर प्रदेश की एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। ये मामला सामने आने के बाद लोग रेलवे कर्मियों की तारीफ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सुशीला कुमारी अपनी मां के साथ अलीगढ़ के बारपेटा के लिए सफर पर निकली थी। इसी दौरान कटिहार के पास महिला को परसों पीड़ा शुरू हो गई। ये देखकर के आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी रेलवे कर्मियों को दी। रेलवे स्टाफ ने आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया। इसके बाद डॉक्टर की मदद से महिला ने ट्रेन में ही एक बेटी को जन्म दिया। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लोग रेलवे सेवा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहां इसके बाद किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो यहां रेलवे कर्मचारियों ने एम्बुलेंस के जरिए महिला और नवजात को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर दोनों की देखभाल कर रही है। वहीं इस घटना से लोग रेलवे सेवा और फिर रेलवे कर्मियों की जमकर के तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही महिला के पति और फिर ससुराल वालों को इस घटना की जानकारी दी गई। वे किशनगंज के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता गंवाने के बाद अगले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव पर भाजपा की पैनी नजर है। भाजपा लोकसभा चुनाव में जहां पिछले परिणाम को दोहराने की कोशिश में है, वहीं उसकी नजर बिहार के अकेले सत्ता पर काबिज होने की है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह 2 अप्रैल को फिर से बिहार आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में उनका ये 4था दौरा है। अमित शाह इस दौरान सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूत करने में जुटे हैं। जब बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 36 से अधिक पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जब पार्टी नेताओं का दावा है कि 36 सीटों पर एनडीए विजय हासिल करेगा। इसे देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा बिहार में हो रहा है। जब केंद्रीय गृह मंत्री और फिर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने बताया है कि अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार आ रहे हैं। सासाराम और फिर नवादा में उसकी रैली होगी। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर अमित शाह की नज़र कुशवाहा ऑटो पर है। आपको बता दूं कि जदयू से अलग हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमित शाह इससे पहले 25 फरवरी को पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान समागम में भी भाग लिया। इस आयोजन में अमित शाह ने बिहार के स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की। गौरतलब है कि अमित शाह ने मिशन बिहार की शुरुआत सीमांचल के पूर्णिया से की थी। जब पिछले साल 23 सितंबर को अमित शाह ने
पूर्णिया के रणभूमि मैदान से शुरुआत की थी। इस दौरे का मकसद मुस्लिम वोटरों को साधने की थी। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल अभी से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जहां हर साल फरवरी में लोगों को ठंड का एहसास होता था, वहीं इस बार बीते महीने से ही सूरज आसमान से आग उगल रहा है। मार्च में भी गर्मी को लेकर के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बीच इस साल पड़ने वाली भीषण गर्मी और फिर लू को लेकर के केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। जहां मौसम विभाग का भी कहना है कि इस बार देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और फिर इसके सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।